अस्सलाम वालेकुम। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में बैठे हैं, अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और फिर बारिश शुरू होने से ऐन पहले गीली मिट्टी की वो कमाल की और मानूस सी खुशबू आने लगती है। हम सबको वो एहसास दीवाना कर देता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारिश का पानी आखिर आता कहाँ से है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पानी के एक कतरे के हैरत अंगेज सफ़र यानी वाटर साइकिल को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखें। 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है। ये हमारी ज़मीन पर मौजूद पानी की कुल मिकदार है। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अरबों सालों से ये मिकदार इतनी ही है, न एक कतरा ज़्यादा न एक कतरा कम। ये बस मुसलसल रिसाइकिल होकर हरकत में रहता है। तो चलें देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो इस सफ़र का नक्शा कुछ यूं है। हम इसे तेज़ी से 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। ज़मीन पर पानी की तकसीम, सूरज की मदद से पानी की ऊपर की तरफ उड़ान, बादलों और बारिश का निज़ाम, ज़मीन के अंदर छुपा हुआ पानी और आखिर में ये कि हमारा इस चक्कर से क्या ताल्लुक़ है। तो बारी है हमारे पहले सेक्शन की, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर ये इतना सारा पानी ज़मीन पर छुपा कहाँ बैठा है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस कुल पानी का 97.5% हिस्सा हमारे समंदरों में नमकीन पानी की शक्ल में है। मतलब हम उसे सीधा पी नहीं सकते। हमारे इस्तेमाल के लिए जो मीठा या साफ पानी बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। जी हाँ, बस 2.5%। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर हम इस बचे कुचे 2.5% मीठे पानी के तकसीम को देखें तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और कुतबी बर्फ़ में जमा हुआ है। हम जो रोज़मर्रा नदियाँ, झीलें और तालाब देखते हैं ना, उनमें तो इस 2.5% का भी 1% से कम हिस्सा मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीने के लायक पानी जो हमें बासानी दस्तयाब है वो वाकई इंतहाई नायाब और कीमती है। चलें, अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी पानी की उड़ान, जहाँ से हमारे वाटर साइकिल का असल एक्शन शुरू होता है और पानी कशिश शकल को मात देकर ऊपर आसमान की तरफ जाता है। इस पूरे चक्कर को हम 4 साइंसी मराहिल में समझेंगे ताकि आपके जहन में एक क्लियर खाका बन जाए। इवेपोरेशन यानी तबखीर, कंडेंसेशन यानी तकसीफ, प्रिसिपिटेशन यानी बारिश और इनफिल्ट्रेशन यानी पानी का ज़मीन में जज्ब होना। बस ये 4 नाम याद रख लें। तो सबसे पहला मरहला है अम्ले तबखीर या इवेपोरेशन। ऐसे समझें कि सूरज हमारे इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा इंजन और हरारत का जरिया है। जब सूरज की शदीद हरारत समंदरों और दरियाओं पर पड़ती है तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी देती है कि वो माया शक्ल से गैस यानी बुखारात में बदल जाते हैं और फिर हवा की मदद से सीधा ऊपर फिजा की तरफ उड़ने लगते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी कमाल की बात है। फिजा में जाने वाला ये सारा पानी सिर्फ समंदरों से नहीं आता। पौधे भी इसमें अपना अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आप इसे पौधों का पसीना आना भी कह सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों से जो पानी चूसते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पत्तों के मसामों के जरिए बुखारात बनकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। यही वजह है कि घने जंगलात वाले इलाकों में अक्सर इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो जनाब, पानी तो पहुंच गया आसमान की बुलंदियों पर। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि इन बुखारात के साथ वहां होता क्या है। अब बारी है बादलों, बारिश और कशिश शकल की। इस पेचीदा प्रोसेस को एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझते हैं। जरा तसव्वुर करें, आपने चूल्हे पर पानी तो उबाला होगा। जब उस उबलते पानी पर आप एक ठंडा ढक्कन रख देते हैं तो क्या होता है? पानी की गर्म भाप ऊपर उठती है, ठंडे ढक्कन से टकराती है और फौरन दोबारा पानी के कतरों में बदल जाती है। बिल्कुल कुदरती बिल्कुल यही करती है। जब पानी के गर्म बुखारात बुलंदी पर जाते हैं तो वहाँ हवा ठंडी होती है। वो बुखारात ठंडे होकर मिट्टी के बारीक ज़र्रात के गिर्द जमा हो जाते हैं और पानी के नन्हे कतरों में बदल जाते हैं। इसे कहते हैं कंडेंसेशन और इन्हीं कतरों के इकट्ठा होने से बादल बनते हैं। अब बादल तो बन गए, लेकिन जब ये बादल मज़ीद कतरों को अपने अंदर जमा करते हैं तो वो इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें मज़ीद सहारा नहीं दे सकती। बस फिर कशिश शकल अपना काम दिखाती है और उन्हें नीचे खींच लेती है। इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और याद रखें, ये हमेशा पानी की शक्ल में नहीं होता। अगर फ़िज़ा का दर्जा हरारत बहुत कम हो, यानी 0 डिग्री के करीब, तो ये पानी जमकर बर्फ़ की रुई, ओलों या स्लेट की शक्ल में भी ज़मीन पर गिरता है। पानी आसमान की तरफ गया और बारिश की शक्ल में ज़मीन पर वापस आ गया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, यानी ज़ेरे ज़मीन पानी का निज़ाम। जब पानी ज़मीन से टकराता है तो उसके साथ क्या होता है?
زمین پر گرنے والا سارا کا سارا پانی فوراً بہہ کر سمندر یا دریا میں نہیں چلا جاتا۔ اس کا ایک حصہ سپنج کی طرح مٹی کے اندر جذب ہو کر نیچے کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس عمل کو انفلٹریشن کہتے ہیں۔ پانی زمین کے اندر موجود مٹی اور چٹانوں کے درمیان موجود خالی جگہوں کو بھرتا ہوا کشش شکل کے زیر اثر نیچے جاتا ہے۔ اس طرح رستا ہوا پانی زمین کی گہرائی میں ایک ایسی تہہ تک پہنچ جاتا ہے جسے سیچوریشن زون کہتے ہیں۔ یہیں پر زمین کے چھپے ہوئے آبی ذخائر یعنی ایکویفرز بنتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ہماری زمین کی سطح پر موجود تمام دریاؤں کو ملا بھی لیا جائے تو بھی ہمارے پیروں کے نیچے اس تہہ میں میٹھا پانی اس سے کہیں زیادہ مقدار میں محفوظ ہے، اور یہی وہ پانی ہے جسے ہم موٹر یا ٹیوب ویل لگا کر نکالتے ہیں۔ ہم اکثر اس آبی چکر کو بس ایک قدرتی سا جغرافیائی عمل سمجھتے ہیں، لیکن آئیے اپنے آخری سیکشن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بحیثیت انسان ہم بایولوجیکلی اس چکر سے کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس ہندسے پر غور کریں۔ 70%۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ زمین پر 70% پانی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انسانی جسم کے خلیے بھی لگ بھگ 70% پانی سے ہی بنے ہیں؟ ہم جو پانی روزانہ پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں مختلف افعال سر انجام دیتا ہے اور پھر خارج ہو کر سیوریج سسٹم سے ہوتا ہوا واپس سمندروں اور دریاؤں میں جا ملتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم صرف اس چکر کو دیکھ نہیں رہے، ہمارا اپنا جسم اس مسلسل آبی چکر کا ایک چلتا پھرتا، فعال اور زندہ حصہ ہے۔ اب ذرا ایک انتہائی حیرت انگیز کانسیپٹ پر غور کریں جسے ریزیڈنس ٹائم کہتے ہیں، یعنی پانی کا ایک قطرہ کسی ایک جگہ پر کتنا وقت گزارتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پانی کا ایک قطرہ کسی گلیشیئر کا حصہ بن جائے تو وہ وہاں 10,000 سال تک قید رہ سکتا ہے۔ سمندروں میں وہ اوسطاً 4,000 سال گزارتا ہے، لیکن فضا میں یعنی پانی کے بخارات بننے اور پھر بادل سے بارش بن کر گرنے کے درمیان کا وقت بمشکل صرف 1.5 ہفتہ۔ قدرت کا ٹائم سکیل واقعی کمال ہے۔ تو سارے ایکسپلینر کو سمیٹتے ہوئے سب سے اہم اور بنیادی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہماری زمین کا آبی نظام ایک کلوزڈ سسٹم ہے۔ یہاں کوئی نیا پانی نہیں بن رہا، وہی پانی جو اربوں سال پہلے زمین پر موجود تھا آج بھی بخارات بنتا ہے، بادل بن کر گرتا ہے، زمین میں جذب ہوتا ہے اور ہمارے گلاس تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ سوال بالکل بجا ہے کہ کیا جو پانی کا گھونٹ آپ اس وقت پی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے وہ پانی کسی ڈائنوسور نے پیا ہو؟ اس خیال نے مجھے تو بہت حیران کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد جب بھی آپ بارش ہوتے دیکھیں گے تو اس ایک قطرے کے حیرت انگیز سفر کو ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔